नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। बिजली संकट को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी चल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के दावों को नकारा है और दिल्ली सरकार कह रही है कि बिजली मुहैया कराने में उसे काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कोयला और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है। मंगलवार को ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं। मेरे को 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, तो किल्लत कैसे? अच्छा, ठीक है। वो दिल्ली को वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना कि दिल्ली वाले अगर 25 रुपए यूनिट खरीदेंगे, कितने दिन तक खरीद पाएंगे 25 रुपए यूनिट? और अब वैसे आमतौर पे कितने रुपए यूनिट? नॉर्मल हमारा एवरेज परचेज कॉस्ट 5.5 रुपए यूनिट होता है। अच्छा, 5.5 रुपए 6 रुपए यूनिट दिल्ली के अंदर एवरेज परचेजिंग कॉस्ट है। गैस के द्वारा जो बना रहे हैं वो 17 रुपए 25 पैसे यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। उस पर ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, कलेक्शन लॉसेज होते हैं, सारे लॉसेज मिला के 23 रुपए 24 रुपए पड़ती है। दरअसल कोयले की कमी की वजह से कई राज्य इस संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 10 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 115 में कोयले का स्टॉक घटकर गंभीर या अत्यंत गंभीर स्तर पर आ गया है। सबसे ज्यादा कोयला संकट उन पावर प्लांट्स में है जिनके पास कोयला 1500 किलोमीटर तक दूर स्थित कोयला खदानों से पहुंचता है। ऐसे 70 पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम के कोयले का स्टॉक है, जबकि 26 पावर प्लांट्स के पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। उधर इस बढ़ते कोयला संकट के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सोमवार को 19.5 लाख टन कोयला पावर प्लांट्स के पास पहुंचाया गया, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास अभी कोयले का 22 दिनों का स्टॉक है और सप्लाई तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फ्रॉम यस्टरडे स्टॉक हैज इंक्रीज्ड। कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। जाहिर है संकट बड़ा है और सरकार को कोयले की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर पहल जारी रखनी होगी। देश के 135 थर्मल पावर स्टेशंस में से आज करीब 85% ऐसे थर्मल पावर स्टेशंस हैं जिनके पास तय स्टॉक के मुताबिक कोयला उपलब्ध नहीं है। जाहिर है इन थर्मल पावर स्टेशंस में कोयले के संकट का दायरा काफी बड़ा है और अगले कुछ दिनों में अगर इन प्लांट्स में कोयले की सप्लाई में तेजी से सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो सकती है। दिल्ली से शरद शर्मा और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाया जा सकता है या नहीं, इसे लेकर राजनीति हो रही है। राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक रूप से छठ मनाने पर रोक लगाई है ताकि भीड़ न बढ़े घाटों पे, लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान वो घायल भी हो गए। माहौल गर्म होता देखकर दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार से इस मामले पर दिशा निर्देश देने की मांग की है। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से, छठ मैया की कृपा से। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संदेश कि वो ठीक हैं। दरअसल मंगलवार दोपहर को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते वक्त पुलिस की तरफ से चलाई गई वाटर कैनन से पुलिस बैरिकेड से गिर पड़े और घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत
सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दरअसल दिल्ली बीजेपी की मांग है कि दिल्ली सरकार इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत दे। दिल्ली सरकार ने कोरोना का हवाला देकर पिछले साल की तरह इस बार भी छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाई है। दिल्ली सरकार ने मामला गर्म होता देखकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पिछले साल की ही तरह इस साल भी भारत सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे संबंधित लोगों से परामर्श कर छठ मनाने के दिशा निर्देश जारी करें, ताकि उत्तर भारत के सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, निष्ठा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मना सकें। हम आशा करते हैं कि मनोज तिवारी जी जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा में लगेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति ये है कि अगर बीजेपी चाहे तो दिल्ली के उपराज्यपाल केवल एक आदेश देकर इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनवा सकते हैं, लेकिन कहीं कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए, इसलिए उपराज्यपाल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन राजनीति गर्मा गई है और मान लीजिए अगर कल को छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने के बाद संक्रमण फैल गया तो जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए केजरीवाल सरकार ने यह अनुमति का पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद कोरोना की वजह से कोई देश में फंसा तो कोई परदेश में। कोरोना के चलते बीते 1.5 साल से न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं, जिसके चलते सैकड़ों भारतीय फंस गए हैं। इसमें तमाम ऐसे लोग या परिवार न्यूजीलैंड में हैं और वो उनके परिवार न्यूजीलैंड में हैं और वो खुद भारत में हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो लाखों रुपए लोन लेकर न्यूजीलैंड में जिन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन अब भारत से न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे। पेश एक रिपोर्ट। वीडियो कॉल कर रहे हैं मैं तो। पंजाब के रहने वाले जगविंदर भारत में हैं और उनकी पत्नी बीते 1.5 साल से न्यूजीलैंड में है। जगविंदर 19 मार्च 2020 को अपने घर पंजाब आए थे, लेकिन कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। जगविंदर अब भारत में हैं और उनकी पत्नी परविंदर न्यूजीलैंड में हैं। वीडियो कॉल के ही जरिए दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहते हैं। मेरी वाइफ वहाँ पे एज ए स्टूडेंट गई थी, अभी उनकी स्टडी खत्म हो गई है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मेरे को जाने का वहाँ मौका नहीं मिला है। और कब आप आए थे? मैं फर्स्ट टाइम जाना था, मैंने मार्च में ही जाना था, लेकिन 2 दिन पहले मेरी फ्लाइट से 2 दिन पहले न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बिना बताए बॉर्डर क्लोज कर दी। तो उसकी वजह से हमें इवन इतना टाइम नहीं दिया कि जिनकी 1-2 दिन की टिकट आगे पीछे की करवा के वो जल्दी आ सकते हैं। लेकिन अभी मेरे को 18 महीने हो गए हैं, मैं इधर हूँ और मेरी वाइफ है। जगविंदर ही नहीं, जगदीप और साजन जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यूजीलैंड में रहते 10 से 15 साल हो चुके हैं। वो कुछ दिनों के लिए भारत आए थे, लेकिन 18 महीनों से वापस नहीं लौट पाए हैं। गुरविंदर 20 लाख का लोन लेकर न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने गए थे, छुट्टियों में भारत आए, अब 1.5 साल से यहीं हैं। ये सब परेशान हैं। मैं 2016 में न्यूजीलैंड में एज ए स्टूडेंट गया था अपनी वाइफ के साथ, और अब मैं वर्क परमिट में था और मैं हेल्थ केयर लॉजिस्टिक कंपनी में एज ए वेयर हाउस असिस्टेंट जॉब करता था। और मैं अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए आया था 2020 में, और 1 मंथ के लिए आए थे और वापस जाना चाहते थे। और न्यूजीलैंड ने विदाउट एनी नोटिस अपना कंट्री का बॉर्डर बंद कर दिया। वीजा आपका है अभी कि वीज़ा है अभी है। मेरा स्टडी में जो पैसा इतना लोन लेके जो वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, इतना का इन्वेस्टमेंट ही खोला जाएगा। कितना लोन लेकर आप जाते हैं? मोर देन 25 लाख तो लगता ही है हो जाता है, पर वहाँ पे अभी इतना न्यूजीलैंड की सरकार ने बिल्कुल ही उलट ही कर दिया, ना हम इधर के रहे ना। इस बाबत कई बार भारत सरकार को पत्र भी लिखकर ये लोग न्यूजीलैंड सरकार से छूट देने और खत्म हो चुके वीजा के नवीनीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। अब भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार को आपस में बात करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इन सारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत हैं, वो खत्म हो सकें। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।